तो करंट अफेयर्स के आज के अंक पे मैं आप सभी के साथ सबसे महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स लेकर के जुड़ चुका हूं और निश्चित तौर पे आप सभी करंट अफेयर्स की क्लासेस कर रहे हैं। करंट अफेयर्स से दिन प्रतिदिन के स्तर पे सीख रहे हैं, जान पा रहे हैं। बहुत सेलेक्टिव टॉपिक लेकर के यहां पर मैं चल रहा हूं जो एग्जाम के लिए जरूरी है। तो आज के करंट अफेयर्स में पहला टॉपिक है आपका भारतीय जन उर्वरक परियोजना, यानी कि प्रधानमंत्री भारतीय जन उर्वरक परियोजना चलाई गई है। इसका पूरा नाम मैं लिख देता हूं, प्रधानमंत्री जन उर्वरक परियोजना चलाई जा रही है। यानी कि वन नेशन वन फर्टिलाइजर का कॉन्सेप्ट इसमें रखा गया है, एक देश एक उर्वरक का कॉन्सेप्ट रखा गया। अब इसको थोड़ा सा समझने का प्रयास करिए कि एक देश एक उर्वरक का कॉन्सेप्ट क्या है। दरअसल देखिए, उर्वरक के बारे में आप सभी जानते हैं, रासायनिक तौर पर पोषक तत्व हैं आपके, ठीक है, जो कि पौधों के लिए, फसलों के लिए, सभी के लिए एनपीके का जो एक रेशियो होता है मिट्टी की मिट्टी के उपजाऊपन को बढ़ाने के लिए, वो सारी चीजें आप जानते हैं कि जो एक तरीके से अकार्बनिक रासायनिक पदार्थों के तौर पे इनका प्रयोग किया जाता है। यूरिया का हो गया, डीएपी का हो गया, एमओपी का हो गया, ये सारी चीजें प्रयोग होती हैं। अब देखिए आमतौर पे होता क्या है, जो भारत में यूरिया होता है उसका जो मूल्य तय करती है वो सेंट्रल गवर्नमेंट करती है। कौन तय करता है मूल्य? केंद्र सरकार तय करती है। ध्यान रखिएगा, यूरिया का मूल्य अभी भी केंद्र सरकार द्वारा तय किया जाता है, नियंत्रित किया जाता है, मतलब कंट्रोल करती है केंद्र सरकार। अब यहां पे ध्यान रखिएगा, जो उत्पादक कंपनियां हैं, बहुत सारी कंपनियां हैं जो यूरिया को उत्पादित करती हैं, उनको एक फिक्स्ड एमआरपी होती है, उससे ज्यादा में नहीं बेच सकते, अपनी मनमानी नहीं चला सकते। जैसे आप देखते हैं प्राइवेट क्षेत्र में होता क्या है कि अपनी मनमानी बहुत चलती है, ठीक है, तो वो मनमानी आपकी यूरिया क्षेत्र में नहीं हो सकती। सरकार बताती है कि भैया ये एमआरपी रखना है, तो एक निश्चित एमआरपी पर बेचती है। अब आप एक चीज ध्यान रखिएगा, जो एमआरपी होगी, जो उत्पादन लागत आएगी, उसकी सिर्फ 10 से 20% की एमआरपी होगी। मान लीजिए कोई चीज 100 रुपए की बनी, 100 रुपए की उत्पादन लागत आई, तो मात्र 20 रुपए की ही वो बेची जाएगी। अब सोचिए 80 रुपए का जो घाटा है ये देती है केंद्र सरकार। केंद्र सरकार 80 रुपए की सब्सिडी देती है, ठीक है। अब फिर से समझिएगा, देखिए केंद्र सरकार के द्वारा यूरिया के मूल्य को कंट्रोल किया जाता है, ठीक है, यानी कि कोई भी उत्पादक कंपनी एक निश्चित एमआरपी से ज्यादा नहीं बेच सकती है, ठीक है। किसानों के लिए है और बहुत, तो इसके लिए जो है केंद्र सरकार लगभग ये सब्सिडी देती है, इसके लिए सहायकी देती है ताकि इनका नुकसान ना हो सके। मान लीजिए यूरिया बनाने में 100 रुपए का खर्च आया, 100 रुपए की यूरिया इनको बेचना है, लेकिन इनको 20 रुपए का ही बेचना पड़ेगा, 80 रुपए की भरपाई केंद्र सरकार कर देगी। यही आपकी सब्सिडी है। क्या है आपकी? ये सब्सिडी है। समझ में आ रहा है इतनी बात? अब देखो हो क्या रहा है, आप खुद देखिए, यहां पे केंद्र सरकार बड़े स्तर पे देखा जाए तो सब्सिडी दे रही है, सहायकी दे रही है ताकि इनको लाभ हो सके, ठीक है। इतना आप समझिए बात को। तो उत्पादक लागत की मात्र 10 से 20% इनके द्वारा एमआरपी रखी जाती है, उसी पे मूल्य पे उसे बेचा जाता है। 80 से 90% का उत्पादन लागत केंद्र सरकार के द्वारा जो मैन्युफैक्चर्ड है उनको सब्सिडी के रूप में दिया जाता है, ठीक है। तो डीएपी हो गया, एमओपी हो गया आपका, या यूरिया हो गया, इनकी कीमतें आधिकारिक रूप से केंद्र सरकार द्वारा, मतलब देखिए एक चीज ध्यान रखिएगा, जो डीएपी है और एमओपी है इनकी कीमतें केंद्र सरकार नहीं करती, यूरिया की कीमत करती है केंद्र सरकार। यूरिया की कीमत केंद्र सरकार के द्वारा की जाती है, बाकी डीएपी और एमओपी की नहीं की जाती है, ठीक है। लेकिन फिर भी ये आपके उर्वरक सब्सिडी के अंतर्गत आते हैं, इनको भी, इनमें भी सब्सिडी गवर्नमेंट देती है, ठीक। अब ऐसे में आप समझिए होता क्या है, जो उत्पादक कंपनी है, जैसे मान लीजिए कोई कंपनी है जो कि जो है यूरिया बना रही है, तो अपना ब्रांड, अपना लोगो प्रयोग करती है। और जबकि देखिए गवर्नमेंट इसमें बड़े स्तर पे सब्सिडी देती है, बड़े स्तर पे सहायकी देती है, तो ऐसे में सरकार ने कहा कि भैया यदि हम सहायकी दे रहे हैं, हम आपको सब्सिडी दे रहे हैं, तो फिर हमारा लोगो, देश का लोगो, एक लोगो आप अपनी ब्रांडिंग मत करिए, इसमें केंद्र सरकार की, सेंट्रल गवर्नमेंट की ब्रांडिंग होगी। और 17 अक्टूबर 2022 को, अब ध्यान से समझिएगा, यह परियोजना चालू की गई, प्रधानमंत्री जन उर्वरक परियोजना, तो यह चालू की गई 17 अक्टूबर को। अब इसके तहत यह बोला गया कि जो भी मैन्युफैक्चरर होगा अब यूरिया को क्या करेगा,
एक ही ब्रांड से, एक ही लोगो से क्या करेगा, वो आपका बेचेगा। तो अब एक राष्ट्र एक उर्वरक का कॉन्सेप्ट आ गया है, वन नेशन वन फर्टिलाइजर का कॉन्सेप्ट आ चुका है, जिसके तहत अब एक राष्ट्र एक उर्वरक में एक तो भारत यूरिया बैग आपका जारी किया गया। ये आप देख रहे हैं, ये यूरिया बैग है, इसी में यूरिया आपका मिलेगा। तो इसके लिए ये लिखा हुआ भारत, यहां पे देखिए, यहां पे भारत लिखा हुआ है। हाँ, यहां पे देखिए, इसमें भारत के नाम से अब यूरिया बिकेगी आपकी। किसके अंतर्गत? ब्रांडिंग और लोगो, ये एक लोगो होगा और एक ही ब्रांडिंग होगी। तो भारत के नाम से पूरे का पूरा, क्योंकि वो फिर क्या होता था कि अपनी मनमानी भी करते थे, अलग अलग जो है ब्रांडिंग होती थी और किसान भी बड़ा कंफ्यूज्ड होते थे। तो अब एक ब्रांड कर दिया गया कि भारत ब्रांड से अब आपको यूरिया बेचना होगा। ठीक है, तो इसके अंतर्गत आपको ब्रांड मैंने बता दिया, ब्रांड है भारत। ठीक है, और भारत यूरिया बैग जो है आपका, जो है प्रधानमंत्री जी के द्वारा जो है एक दिया गया है। तो ये भी दिमाग में रखिएगा, ये आपको दिमाग में रखना है, स्पष्ट रखना है। क्लियर है? स्पष्ट है? कोई दिक्कत तो नहीं है? बहुत सिंपल सा मामला है इसमें। ठीक है, तो इस योजना में सभी उर्वरक कंपनियों को जोड़ा गया है, राज्य से जुड़ी हुई जितनी भी संस्थाएं हैं उनको जोड़ा गया है, और उर्वरक को बेचने वाली संस्थाओं से सभी के ऊपर लागू होगी ये योजना। तो अब इस योजना के तहत देश में बिकने वाला यूरिया एक ही नाम, एक ही ब्रांड, एक ही गुणवत्ता का होगा, अलग अलग गुणवत्ता, अलग अलग मानक नहीं होंगे। तो प्रधानमंत्री, बिल्कुल राजस्थान वाले बिल्कुल क्लास लीजिए, आप लोगों के लिए ही क्लास है, सभी के लिए क्लास है, जितने भी बच्चे हैं सब लोग क्लास लीजिए। तो ये आपकी भारत नाम से क्या है, भारत ब्रांड और लोगों के साथ आपकी ये क्या है, ये आपको दिमाग में रखना है, भारतीय जन उर्वरक परियोजना है। ठीक है, भारतीय जन उर्वरक परियोजना है, ध्यान रखना है, ये एक इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन पूछा जाएगा। अब नेक्स्ट है पब्लिक अफेयर्स इंडेक्स 2022, पब्लिक अफेयर्स PAI, पब्लिक अफेयर्स इंडेक्स आपका, ये आपका जो है बंगलुरु की एक NGO है, आपका गैर लाभकारी थिंक टैंक है, जिसका नाम है पब्लिक अफेयर्स। ठीक है, PAI, पब्लिक अफेयर्स इंडेक्स, इसके द्वारा जारी किया जाता है। तो यह सूचकांक मतलब भारत में प्रशासनिक प्रदर्शन कैसा है, मतलब प्रशासनिक प्रदर्शन को लेकर के जारी किया जाता है। प्रशासनिक प्रदर्शन, किस राज्य में कैसा प्रशासनिक प्रदर्शन है, प्रशासनिक प्रदर्शन को लेकर के जारी किया जाता है। तो पहली बात देखिए, भारत के राज्यों को दो भागों में बांटा गया है, भारत के राज्यों को दो भागों में, बड़े राज्य और छोटे राज्य। ठीक है, बड़े और छोटे दो में विभाजित किया गया है। बड़े राज्यों में 18 राज्य रखे गए हैं और छोटे में 10 राज्य रखे गए हैं। तो जो बड़े राज्य हैं उसमें नंबर 1 में आया है हरियाणा। हरियाणा सबसे अच्छा प्रशासन आपका यहाँ का बताया गया है, कई सारे मानकों के आधार पे इसको प्रकाशित किया जाता है। तो अभी पब्लिक अफेयर्स इंडेक्स 2022 आपका जारी हुआ है। तो इस सूचकांक में बड़े राज्यों की श्रेणी में नंबर 1 पे कौन है, हरियाणा, और छोटे राज्यों की श्रेणी पे नंबर 1 पे आपका है सिक्किम। छोटे राज्यों पे नंबर 1 पे है सिक्किम, बड़े राज्यों में हरियाणा, छोटे राज्यों में सिक्किम। दिमाग में बैठा लीजिए, तो हरियाणा आपका बड़े राज्यों में है, दिमाग में बैठा के रखना है आपको। ठीक है, हरियाणा कहां पे है, बड़े राज्यों में, हरियाणा आपका बड़े राज्यों में है। ठीक है, हरियाणा बड़े राज्यों में है। फिर हरियाणा के बाद आपका तमिलनाडु है यहाँ पे बड़े राज्यों में, और तीसरे नंबर पे आपका जो है वो है केरल। केरल तीसरे नंबर पे आपका केरल है। ठीक है, कौन सा है, केरल, ये भी आपको दिमाग में बैठा के रखना है। तीसरे नंबर पे आपका केरल है। स्पष्ट है सभी को, कोई दिक्कत तो नहीं है। ठीक है, तीसरे नंबर पे आपका केरल है। तो हरियाणा, तमिलनाडु, केरल, ये आपको दिमाग में बैठा के रखना है। छोटे राज्यों की बात करें तो छोटे राज्यों में सिक्किम है, सिक्किम के बाद हिमाचल प्रदेश है, और हिमाचल प्रदेश के बाद आपका उत्तराखंड है। तो ये पब्लिक अफेयर्स इंडेक्स है, कोई दिक्कत नहीं है इसमें, सिंपल सा है, इसको याद कर लीजिए। नेक्स्ट आगे ये देखिए एक योजना है, इसका नाम है नमस्ते योजना। नमस्ते योजना, अब आप इसको देख रहे होंगे, सीवेज से जुड़ी हुई है, सीवेज की सफाई को लेकर के जुड़ी हुई है। देखिए बहुत सारे जो सफाई कर्मी हैं वो हाथ से मैला उठाते हैं, और हाथ से मैला उठाने के कारण से बहुत सारे लोगों की मृत्यु भी होती है, और दूसरा क्या होता है, स्वास्थ्य को लेकर के बहुत सारी समस्याएं होती हैं। तो इसके लिए एक सरकार के द्वारा योजना, एक तो कानून लाया गया है आपका इसको लेकर के कि हाथ से मैला नहीं उठाया जा सकता है। 2013 में इसको लेकर के कानून आया था। ठीक है,
तो और साथ ही जो सीवेज होते हैं, देखिए पूरा पहले व्यक्ति क्या होता था, सीवेज के अंदर जाता था, जा करके वहां से कचरा जो है साफ करता था, तो इसमें बहुत सारे लोग घुट के मर जाते थे और देखिए कैसा अमानवीय कार्य है। तो अब जो है केंद्र सरकार के द्वारा, वैसे 17 अगस्त 2022 को नमस्ते योजना आई थी, इस योजना के तहत मशीनीकरण के माध्यम से सीवेज की सफाई होगी, ठीक है, मशीनीकरण के माध्यम से इन सारे कार्यों को किया जाएगा। तो 17 अगस्त 2022 को नमस्ते योजना लॉन्च की गई है, जिसका पूरा नाम है नेशनल एक्शन फॉर मैकेनाइज्ड सैनिटेशन इकोसिस्टम, यानी मशीनीकृत स्वच्छता परिस्थिति के लिए राष्ट्रीय कार्यवाही, ठीक है। तो नेशनल एक्शन फॉर मैकेनाइज्ड सैनिटेशन इकोसिस्टम डेवलप करने की बात इसमें की गई है, इसी का ही फुल फॉर्म है आपका नमस्ते, ठीक है। नमस्ते, नमस्ते के अंतर मशीनों के माध्यम से स्वच्छ परिस्थिति के लिए एक राष्ट्रीय स्तर पे कार्य करना, तो केंद्रीय योजना है और सामाजिक मंत्रालय एवं सामाजिक एवं अधिकारिता मंत्रालय के अंतर्गत ये पूरी योजना चलाई जा रही है। इसके तहत जो है भारत में स्वच्छता के कारण से किसी की मौत ना हो, स्वच्छता के कारण से बहुत सारे लोगों की मौत जो हो जाती थी और ये बड़ा अमानवीय भी था, ठीक है। साथ ही स्वच्छता संबंधी कुशल श्रमिकों के लिए भी इसको संपादित किया जाता है। आपको पता है कि कुशल श्रमिक ही इसे संपादित कर सकता है। किसी भी सफाई कर्मचारी का मानव मल से सीधे संपर्क नहीं आना चाहिए, यह भी जो है इसके तहत किया जाता है। साथ ही जो है स्वच्छता कर्मी स्वयं सहायता समूहों को एकत्रित करना, स्वच्छता उद्यम चलाने के लिए अधिकार प्रदान करना और साथ ही सीवेज और सेप्टिक टैंक कर्मचारियों की वैकल्पिक आजीविका के तौर पे पहुंच होना। तो अब ये पूरा का पूरा मशीनीकरण के माध्यम से हो चुका है। ध्यान रखिएगा, नमस्ते योजना आपका सीवेज टैंक सफाई से जुड़ा हुआ है, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना है। नेशनल एक्शन फॉर मैकेनाइज्ड सैनिटेशन इकोसिस्टम स्कीम आपकी नमस्ते के अंतर्गत है। चलिए आगे चलते हैं। नेक्स्ट है आपका, ये आपकी स्माइल 75। एक योजना आपकी ये है, केंद्रीय सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय के द्वारा जारी की गई है। इसका नाम है स्माइल 75। स्माइल 75 ये योजना का क्या उद्देश्य है? ये योजना का उद्देश्य है आजीविका और उद्यम हेतु लाभान्वित वंचितों की सहायता करना। जैसे कि आपको पता है बहुत सारे लोग भिक्षावृत्ति से जुड़े हुए हैं, ठीक है। आपको पता है बहुत सारे व्यक्ति भीख मांग रहे हैं, उनके लिए पुनर्वास करना, ये भिक्षावृत्ति से जुड़े हुए लोगों के लिए ही स्माइल योजना। भिक्षावृत्ति से जुड़े हुए लोगों के लिए ये योजना चालू की गई है। इसमें एक चीज और है, जो ट्रांसजेंडर व्यक्ति हैं, जो एलजीबीटी कम्युनिटी से जुड़े हुए हैं, उनके लिए भी ये योजना है। ट्रांसजेंडर, इनका पुनर्वास करना प्लस इनका पुनर्वास करना, क्योंकि ये कम्युनिटी भी पूरी तरीके से मांग कर ही अपना जीवन व्यापन चलाती है। तो इन दोनों कम्युनिटियों के लिए 12 अगस्त 2022 को स्माइल 75 चलाई गई थी। 12 अगस्त 2022 को आपकी स्माइल 75 योजना चलाई की गई थी, ठीक है। और इसके अंतर्गत भिक्षावृत्ति, भीख मांगने में लगे हुए जितने भी व्यक्ति हैं उनका जो है पुनर्वास करना, उनको जो है लगभग अभी 75 नगर निगमों में ये प्रारंभ की गई है। और इसके बाद धीरे धीरे इस पहल को जो है, तो देश में देखिए हर शहर हर कस्बे में आपको पता है कि भीखों से मुक्त करना है हमें, लोगों के अंदर एक स्वाभिमान जगाना है, उनके लिए वो संसाधन उपलब्ध कराने ताकि वो अपना आत्म विकास कर सकें, ठीक है। और जो भिक्षावृत्ति है और जो निराश्रिता है, लोगों की दूसरे के ऊपर डिपेंडेंसी है, उसको समाप्त करना है, ठीक है। तो अभी आपको पता होगा भारत में सबसे ज्यादा भीख मांगने वालों की संख्या पश्चिम बंगाल में है। पश्चिम बंगाल में सबसे ज्यादा भिक्षावृत्ति होती है पश्चिम बंगाल में आपकी, ठीक है। और लगभग जो है इसमें आपके जो लोग हैं जो भिक्षावृत्ति से जुड़े हुए हैं, ठीक है, वो है 81,244। तो ये तो डेटा पूरी तरीके से झूठ डेटा है, ये ओरिजिनल डेटा नहीं है। उत्तर प्रदेश में जो है दूसरे नंबर पे यूपी का नंबर आता है, नंबर 1 पे यूपी, दूसरे नंबर पे यूपी है जो भिक्षावृत्ति को लेकर के जुड़ा हुआ है, यूपी। तो यूपी में टोटल जो है 65,835 लोग हैं। अब आपको पता है इतना कितना छोटा सा डेटा, इतनी बड़ी जनसंख्या है, केवल 65,000 लोग भीख मांग रहे हैं। तो ये जो है कहीं ना कहीं पे अपने आप में बड़ा जो है मैनिपुलेटेड है, लेकिन फिर भी आपको ध्यान रखना है स्माइल 75 आपकी भिक्षावृत्ति से जुड़े हुए लोगों का पुनर्वास करना और ट्रांसजेंडर से जुड़े हुए लोगों का पुनर्वास करना, इन दोनों के लिए आपकी है योजना, ठीक है। तो ये ध्यान रखना, पहले मैंने आपको नमस्ते योजना बताई थी। नमस्ते योजना मशीनीकृत आपकी सफाई कराई जाएगी, जो स्वच्छता से जुड़े हुए कार्यक्रम है।
और स्माइल 75 में आपको मैंने बताया कि ट्रांसजेंडर और भिक्षावृत्ति से जुड़ी हुई योजना ये है आपकी। ठीक है, नेक्स्ट आगे चलते हैं। देखिए, गति शक्ति विश्वविद्यालय बनाया जा रहा है देश में। एक विश्वविद्यालय बनाने की बात हो रही है जिसका नाम है गति शक्ति विश्वविद्यालय। ठीक है, गति शक्ति विश्वविद्यालय। तो 8 अगस्त 2022 को राज्यसभा के द्वारा केंद्रीय विश्वविद्यालय संशोधन विधेयक लाया गया। आपको पता है, कोई भी विश्वविद्यालय बनाया जाना है तो उसके लिए संसद के द्वारा बिल पारित करना पड़ता है। ऐसे विश्वविद्यालय यूनिवर्सिटी नहीं बनती है। तो राज्यसभा के द्वारा 8 अगस्त 2022 को पारित किया गया था और इसके बाद लोकसभा पहले ही 3 अगस्त को पारित कर चुकी थी। इसके तहत एक नया विश्वविद्यालय स्थापित किया जा रहा है जिसका नाम है गति शक्ति। ये किसके लिए है? रेलवे के लिए है, रेल परिवहन के लिए है आपका। ये कहां बन रहा है? बड़ोदरा में। बड़ोदरा में गति शक्ति विश्वविद्यालय भारत में बनाया जा रहा है। ठीक है, ये भी ध्यान रखना है। और ये जो है आपका पहले ही राष्ट्रीय रेल एवं परिवहन संस्थान था आपका NRTI, उसी को जो है आपका चेंज करके बना दिया गया है राष्ट्रीय गति शक्ति विश्वविद्यालय। ठीक है, 2018 में NRTI बनाया गया था, उसी को चेंज करके बना दिया गया है अब केंद्रीय विश्वविद्यालय और नाम रख दिया गया है गति शक्ति विश्वविद्यालय। तो गति शक्ति विश्वविद्यालय आपका कहां बना है? बड़ोदरा में। कहां बना है? बड़ोदरा में। ठीक है, ध्यान रखिएगा इसके लिए भी। और केंद्र सरकार के द्वारा रेलवे के लिए, रेलवे के उपक्रमों के लिए बनाया गया है। तो ये आपका रेलवे से जुड़ी हुई शिक्षा, ट्रेनिंग, स्किल, रिसर्च, ट्रांसपोर्टेशन, इन सभी के लिए पूरा का पूरा ये काम करेगा आपका। ठीक है, इन सभी के लिए काम करेगा। तो ये आपको ध्यान रखना है, गति शक्ति विश्वविद्यालय यूनियन कैबिनेट के द्वारा इसको अप्रूव किया गया है। ऑल गुड। तो देखिए कितने टॉपिक हो गए आपके। सबसे पहला गति शक्ति विश्वविद्यालय हो गया, दूसरा आपका जो है ये दूसरा स्माइल 75 हो गया भिक्षावृत्ति के लिए, तीसरा आपका नमस्ते योजना हो गया, ये आपका जुड़ गया किससे? ये आपका मशीनीकृत स्वच्छता से जुड़ गया। इसके बाद आपका है ये पब्लिक अफेयर्स इंडेक्स 2022 हो गया, जिसमें से बड़े राज्यों में हरियाणा, तमिलनाडु और केरल, छोटे में सिक्किम, हिमाचल प्रदेश और यूके इनको मिला है। इसके बाद आपका भारतीय जन उर्वरक परियोजना आपकी है, वन नेशन वन फर्टिलाइजर का कॉन्सेप्ट आ चुका है आपका। ठीक है, तो इसके तहत भी केंद्र सरकार के द्वारा ये योजना चालू की जा रही है, जिसमें भारत के नाम से अब उर्वरक मिलेंगे। एक देश में एक ही पूरा का पूरा यूरिया बैग यूज किया जाएगा और इसमें भारत जो है आपका कॉन्सेप्ट रखा गया है। ठीक है, तो ये आपका जो है आज के करंट अफेयर से जुड़े हुए 5 टॉपिक थे जो मैं आपको रेगुलर करा रहा हूं। ये करंट अफेयर्स जितने मैंने करवाए हैं इनको आपको रट लेना है, याद कर लेना है। कोई भी बच्चा इन करंट अफेयर्स को हल्के में ना ले, रट जाए। जितनी जल्दी रट जाओगे उतना जल्दी आपको बेनिफिट होगा इससे। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही रखेंगे, बाकी नेक्स्ट सेशन में करेंगे। हाँ, 5 टॉपिक हो चुके हैं, जैसा कि हमने 5 टॉपिक, हाँ गुजरात में है गति शक्ति विश्वविद्यालय। ठीक है, अब जितने देखे करवा चुका हूं, अभी तक लगभग आपके 200 टॉपिक हो चुके हैं पूरे के पूरे। आप लोग कोशिश करिए कि वो सारे टॉपिक आप अपने याद कर लीजिए, नोट्स बना लीजिए, शॉर्ट नोट्स बना लीजिए और उनको रिवाइज करते रहिए। मैं आप सभी को उतना ही पढ़ा रहा हूं जितना जरूरी है, ज़्यादा देना आपको जितना देखो इतना याद करते जाओ, इतना थोड़ा थोड़ा याद करते जाओगे तो आपके एग्जाम तक में सारी चीज़ें आपके लिए बहुत आसान रहेंगी। ठीक है, चलिए